जय हिंद, राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार विद्यापति गुरुकुल में। भाई आज है 14 फरवरी और जैसा आप सभी को पता ही है 14 फरवरी 2019 का दिन हमारे लिए, हमारे देश के लिए इतिहास में काला दिन हम मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमने हमारे देश के वीर शहीदों को सदा सदा के लिए मतलब खो दिया था। एक पुलवामा अटैक जिसको आप पढ़ते भी होंगे, तो उसी पर कुछ लाइनें हैं, उससे क्लास की शुरुआत करते हैं। 14 फरवरी की शाम है, कहीं दिलों में रोशनी है, कहीं आंखों में नमी है। क्योंकि आप कुछ आशिक लोग इसको वैलेंटाइन डे के रूप में भी मनाते हैं। तो कहीं दिलों में रोशनी है, कहीं आंखों में नमी है। किसी ने प्यार का इजहार किया, किसी ने चुपचाप शहीदों को याद किया। कहीं मुस्कानें बंट रही है, कहीं यादें सिमट रही हैं। मोहब्बत भी सच है इस जहां में, पर कुछ बलिदान उससे भी बड़े हैं आसमां में। एक तारीख तारीख एक ही है, लेकिन दो कहानियां, एक प्यार की और एक अमर त्याग की। ठीक है मेरे भाई। तो आज हम अपने देश के वीर शहीदों को कोटि कोटि नमन करते हैं कि आज देश के जवानों की बदौलत ही हम अच्छे से सांस ले पा रहे हैं इस जहान में। तो आज की क्लास उन्हीं शहीदों को समर्पित करते हुए, ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करने का काम करते हैं। हिंदी व्याकरण की क्लास रहेगी अपनी, और हिंदी व्याकरण का ऐसा कंटेंट आपको मेरे साथियों अपने इस परिवार में आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो जिस भी मेरे भाई ने अपने ग्रुप से जुड़ना है वो इस दिए गए नंबर पर संपर्क करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है मेरे भाई, मैं अपना पाठ पढ़ूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए मेरे भाई, सर्वनाम कहते किसको है। ठीक है, फिर उसके भेद का पता होना चाहिए, और तब जाकर ही आप इस प्रश्न का आंसर अच्छे से बता सकते हो। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ रहेगा मेरे भाई सब, सबका नाम। और सर्वनाम कैसे शब्द है, विकारी शब्द है। कैसे शब्द है मेरे भाई, विकारी शब्द है। ठीक है जी साहब जी। कहते किसको है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, प्रयोग होने वाले शब्द, प्रयोग होने वाले शब्दों को, होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है गुरु जी, ये तो हमें बात होगी क्लियर जी। अब सर्वनाम के भेद भी बताओ। क्या बताओ, सर्वनाम के भेद। तो ये भी लिख लोगे, ठीक है। सर्वनाम के भेद कितने रहेंगे जी, 6 रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे ये भी बताओ। तो लिखो, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा, पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा। ठीक है जी। जी, निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम साथ में इसके आप लिख लेंगे, ये तो सभी के साथ ही लिखना है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आप लिखोगे। क्या लिखोगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आप लिखोगे जी। एक लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम भी लिखेंगे जी। 5 नंबर पर क्या लिखे और 6 पर क्या लिखे, तो 5 पर लिखोगे संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा जी, संबंधवाचक सर्वनाम भी आप लिखोगे। अच्छा जी। जी 6 नंबर पर क्या लिखे, 6 नंबर पर लिखोगे निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। जी प्रश्न दिया है क्या, मैं अपना पाठ पढ़ूंगा। तो सुनो ध्यान से, जहां अपनेपन का बोध हो। क्या, अपनेपन का, उम्मीद करता हूं आप चीजों को लिख रहे होंगे अपनी कॉपी में। अपनेपन का बोध जी, अपनेपन का बोध
किन शब्दों से होता है? तो अपनेपन का बोध, अपने आप, ठीक है, अपने आप, खुद, स्वयं, ठीक है, खुद, स्वयं, अपने आप हो गया, अपना, ठीक है, यहाँ अपना भी लिखोगे, अपना, अपने आप। तो ये किसका भाव, किसका बोध कराते हैं? अपनेपन का। और जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराए उसको कहते हैं कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। जी, ये तो फिर हमें प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया है। चीजों को रटना नहीं है, आपने अच्छे से समझकर चलना है, और समझकर पढ़ोगे तो ये चीजें आसान हो जाएगी, और अगर रटोगे तो ये चीजें आपको तंग करेगी। तो अपने प्रश्न का आंसर निजवाचक सर्वनाम रहेगा। क्लियर मेरे भाई? ठीक है जी, आगे बढ़ो जी। काव्य का लक्षण है काव्यम रसात्मकम काव्यम। किस आचार्य ने किया? मतलब ये जो लक्षण है ये किस आचार्य ने बताई थी ये बातें? ठीक है, तो सुनो ध्यान से, सुनो गौर से दुनिया वालों, है ना। तो रस शब्द की अगर बात की जाए तो रस शब्द का मतलब होता है मेरे भाई आनंद। ठीक है जी, क्या? आनंद। जी, रस कहते किसको है? तो काव्य को पढ़ने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है, जिस भी प्रकार की अनुभूति होती है उसको रस कहते हैं। और रस के प्रथम आचार्य अगर आपसे पूछता है, क्या? रस के प्रथम, रस के प्रथम व्याख्याता, ठीक है, व्याख्याता या आचार्य की अगर मैं बात करूं तो प्रथम आचार्य कौन रहेंगे मेरे भाई? भरत मुनि जी रहेंगे। कौन रहेंगे? भरत मुनि रहेंगे। जी, ये वही भरत मुनि जी की बात कर रहे हो क्या जिसने नाट्य शास्त्र की रचना की थी? बिल्कुल, नाट्य शास्त्र की रचना भी भरत मुनि जी ने करी थी। जी, अगर मैं बात करूं रस के अंग की तो रस के अंग भी लिखोगे मेरे भाई, ठीक है, रस के अंग रहेंगे 4। जी, कौन कौन से हैं? एक लिखो विभाव, ठीक है, एक लिखो अनुभाव, अनुभाव, ठीक है, एक लिखोगे मेरे भाई कौन सा? संचारी भाव। और ये संचारी भाव का प्रश्न डिट्टो आपसे पूछता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 है। ठीक है, अगर आपसे संचारी भावों की संख्या पूछता है तो 33 है। और एक होता है मेरे भाई सथाई, सथाई भाव। ठीक है, अगर आपसे सथाई भाव पूछता है, और ये आपकी परीक्षा में जरूर प्रश्न छपेगा और आपको आज क्लियर करके जा रहा हूं। रस से अगर प्रश्न आता है तो रस से प्रश्न आएगा तो इस प्रकार आएगा कि किस रस का कौन सा स्थायी भाव है, ये चीजें नोट करवाऊंगा। ठीक है, भरत मुनि जी ने स्थायी, वर्तमान में अगर स्थायी भाव की बात करें तो 11 है। कितने हैं? 11 है। लेकिन भरत मुनि जी ने, लेकिन भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि जी ने 8 बताए थे। ठीक है, बाद में जुड़ते गए और अब वर्तमान में कितने हैं जो बाद में आचार्यों ने उनको बताया कि वो अब तो ये कितने हैं? 11 है। जी, कौन कौन से हैं और किस प्रकार प्रश्न पूछेगा? तो मैं आपको एक स्लाइड आपके सामने पेश कर रहा हूं और आपको ये बता रहा हूं कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो ये अपनी इसी बुक में लिखा गया है। ठीक है, जो जीके भाई प्रदीप सर और अजय कौशिक सिंसर के द्वारा लिखी गई है। ये अपनी ही किताब है मेरे भाई, जो आरबीडी पब्लिकेशन से आती है। तो ये है आपके सामने आरबीडी पब्लिकेशन की हिंदी ब्रह्मास्त्र पुस्तक। ठीक है, स्थायी भाव का अर्थ आपके सामने लिखा गया है टिकने वाला या स्थिर रहने वाला। ठीक है, स्थायी का मतलब ही क्या होता है? जो टिके। और ध्यान रखिएगा, जो आप जो स्कूलों की वैन पर देखते हो ये अशुद्ध है, ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है। तो स्थायी इस प्रकार लिखा जाता है।